Hello friends, welcome to the third lecture of electricity. In this video, we will discuss about the electric field, Coulomb's law, electric current and the definition of 1 ampere. What is 1 ampere? These are the four topics that we will be discussing in this video. इसके पहले हमारा दो और इसका लेक्चर है. यदि आपने उस दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं. यदि आप इस चैनल पर नए हैं और क्लास 10th की बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे. तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम रिकॉल करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन. हमने चार्ज के डेफिनेशन में पढ़ा था, चार्ज इज द इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स और रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, चार्ज क्या है? वैसा इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है या फिर उसके कारण कोई चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो यहाँ पे द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज एक्सपीरियंस्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सपीरियंस किया जा सकता है. ठीक है, अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं. यदि कोई चार्ज बॉडी, ये मान लेते हैं कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ वो एरिया जिसके अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. जैसे कि कोई एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, प्लस है. अगर कोई निगेटिव चार्ज बॉडी है बी, अगर इस बी को हम यहाँ से यहाँ पे है तो इसमें और ए में कोई अट्रैक्शन, ना कोई अट्रैक्शन है और ना ही रिपल्सन है. ठीक है, जैसे ही हम इसको आगे लाते जा रहे हैं, जैसे हम इसको इस पॉइंट पर लाए, ए ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस, यहाँ से बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करने लगा. ठीक है, इस पॉइंट से ये, और इससे आगे जैसे जैसे जाता गया वो फोर्स और बढ़ता गया. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लाइन है यहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है. ठीक है, ठीक उसी तरह अगर यहाँ पॉजिटिव है, फिर से एक पॉजिटिव चार्ज सी को हम यहाँ पे ला रहे हैं तो यहाँ तक इस पर कोई, यहाँ से यहाँ तक लाने में इस बीच में कोई असर नहीं है, लेकिन जैसे ही इस लाइन के पास लाते हैं ये फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करने लगता है. यानी कि यहाँ से लेकर ये जो एरिया है इस चार्ज के सराउंडिंग, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस होगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चार्ज. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? एक वैसा एरिया सराउंडिंग अ चार्ज, एक वैसा एरिया एक चार्ज के चारों तरफ जहाँ पे यदि कोई दूसरा चार्ज बॉडी आता है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील होता है. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्ब्स लॉ. तो सबसे पहले इस लॉ के स्टेटमेंट को देखेंगे. इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस इज, फर्स्ट पॉइंट, directly proportional to product of two charges. ठीक है, and inversely proportional to a square of distance between them. ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरा उन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगी
उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है कूलम्ब्स लॉ का, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता है, तो उस समय पूछा जाए तो उसमें ये कूलम्ब्स लॉ का टोटल स्टेटमेंट लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखने का मतलब केवल एक है कि आपको एक बेहतरीन नोट्स मिल सके, आपको यहाँ पे पढ़ने के बाद कहीं और नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए समझाने के साथ साथ पूरा लिखा जा रहा है ताकि आपको एक बेहतरीन नोट्स मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब इसको और डिटेल में समझते हैं कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब्स लॉ में पहला पॉइंट हमारा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2। मतलब कि सपोज ये दो चार्ज है Q1 एंड Q2, इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या है? R। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार, जो कूलम्ब्स लॉ के फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस दैट इज Q1 इंटू Q2। इसके वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। और सेकेंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस क्या है? R है। और सेकेंड पॉइंट के अनुसार जो फोर्स होगा वो जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2। ठीक है, अब आगे फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? F फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? ऊपर हमारा हो जाएगा Q1 एंड Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये हमारा हो गया दोनों को कंबाइन करने के बाद। ठीक है, अब मैं इधर लिख रहा हूं, आप अपने कॉपी में नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद ये क्या, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, सो हम ये हो जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 इंटू के Q फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, where K is equal to proportionality constant और इसका अगला दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और K का वैल्यू होता है K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, सो कूलम्ब्स लॉ को एक बार और शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, इन दोनों को हमने कंबाइन किया। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शन साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाए K, सो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है?
द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर के थ्रू एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज निकलता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, एक यूनिट यानी एक सेकेंड में इस कंडक्टर के थ्रू कितना चार्ज पास करता है वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। सो हम इसको लिख सकते हैं आई, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, और हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो हम ये भी लिख सकते हैं Q के जगह पर एन ई बाई टी। ठीक है, तो जनरली हम इसको यूज करते हैं Q इज इक्वल टू, जनरली हम इसको यूज करते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और ये दूसरा हो जाएगा इसी से ड्राइव किया हुआ। चूंकि हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो क्यू के जगह पर हम एन ई डाल दिए, सो आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली इट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। नाउ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, हम इसको प्रैक्टिकली निकालेंगे। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड आई इज द टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, अब क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। ठीक है, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, तो इसका क्या, तो आई का यूनिट क्या हो जाएगा, इसी से हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा कूलम्ब पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, और इसी कूलम्ब पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, सॉरी एसआई यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा सही होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है, जिसको हम इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। एम्पियर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। सो ये आया कैसे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमने पढ़ा। करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज का कूलम्ब होता है और टाइम का सेकेंड होता है। तो ये जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कूलम्ब पर सेकेंड, या फिर कूलम्ब को सी से डिनोट करते हैं और सेकेंड को एस से। जब एस ऊपर गया तो उसमें -1 हो जाएगा, कूलम्ब पर सेकेंड उसका यूनिट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। इस ठीक है, और एसआई यूनिट इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, चार्ज का एम्पियर हो जाएगा, और इसको डिनोट किससे करते हैं, ए से। सो हमने पढ़ा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। नाउ अब हम देखेंगे 1 एम्पियर किसे बोलेंगे। ठीक है, उसका डेफिनेशन ये अक्सर पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, 1 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर किसे बोलेंगे, इफ अ कूलम्ब, if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of charge flows through a conductor for 1 second, then the current is equal to 1 ampere। मतलब कि यदि किसी कंडक्टर में 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge फ्लो करता है
एक सेकेंड में किसी कंडक्टर में 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इधर से आया और 1 सेकेंड में इधर से निकल गया, ठीक है, फ्लो कर गया, तो वो अमाउंट ऑफ जो करंट होगा 1 सेकेंड में, अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। यदि किसी कंडक्टर में 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है, वो क्या कहलाता है, 1 एम्पियर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड then the current is equal to 1 ampere, that is 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second। मतलब कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, अगर ऐसा फ्लो हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। इस तरह हम बोल सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप पढ़ें तो कॉपी पे जो यहाँ पे लिखा जा रहा है उसको नोट डाउन जरूर करें, ताकि आपके पास एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाए और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं और या फिर दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।